वैद्युत क्षेत्र क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे आवेश का वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये वैद्युत आवेश हो गया, इसके चारों तरफ की जो एरिया है, ये वाली एरिया, जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसी क्षेत्र को, ये जो भाग है इसका, इसी भाग को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अगर इस पे धन चार्ज है, इस पे भी धन चार्ज है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा, यदि इसमें से एक पर ऋण चार्ज हो, एक पे धन चार्ज हो, या किसी पर यानी विपरीत आवेश हो, इनके बीच विपरीत आवेश होने पर आकर्षण बल, और समान आवेश पर प्रतिकर्षण बल काम करता है। और जो आवेश ऐसा अनुभव करता है बल का, और जिसके क्षेत्र में अनुभव कर रहा है, इसको कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो ये आपका ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, इसी को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह भाग जिसमें अन्य कोई आवेश बल का अनुभव करे उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ये पूरा भाग, इस आवेश के चारों तरफ का भाग वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसको देखा जाएगा। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं अलग आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं अलग एकांक आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे आप ये सोचिए, एक कोई धनावेश है, तो धनावेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ दिखाई जाती हैं, हमेशा बाहर की तरफ दिखाई जाती हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। जबकि ऋणावेश पर हमेशा बल रेखाएं अंदर की तरफ दिखाई जाते हैं, इस तरह से अंदर की तरफ दिखाया जाता है। जैसे ये कोई दो ध्रुव वाला चुंबक है, तो इसमें बल रेखा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ दिखाया जाएगा, इस तरह से दिखाया जाएगा, इस तरह से दिखाया जा सकता है, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आप समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, यानी ये जैसे कि ये आवेश है, तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसमें काल्पनिक और निष्कोण वक्र जो सीधे तौर पे खींचा जा रहा है, यही वैद्युत बल रेखाएं। तो ये वैद्युत है, ये सब बल रेखाओं को व्यक्त किया जा रहा है, काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं, जिसमें धनावेश से वैद्युत बल रेखाओं को निकलते हुए जबकि ऋण आवेश पे जाते हुए दिखाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलयप तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ये कोई आवेश रखा गया, एक बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश के कारण से क्या होगा, वैद्युत बल इस परीक्षण आवेश पर लग रहा है, जिसका जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, इस पर लग रहा है। तो इस पे उत्पन्न, जब इसके अंदर आना चाहेगा तो इस पर क्या होगा, वैद्युत बल उत्पन्न होगा। वैद्युत बल F तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मान लेते हैं कि माना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाले बल F के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0 हो जाएगा। F बराबर क्या होगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, Q0 का E में गुणा हो जाएगा, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो F बराबर EQ0 हो जाएगा। या इस समीकरण से आप देखें तो F बराबर क्या होता है, MA होता है, MA लिख सकते हैं, Q0 बराबर IT लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य बातें इसमें देख सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो सकता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, एक पॉइंट होगा। दूसरी पॉइंट यह है, या तो वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। दूसरा पॉइंट है यमकेश पद्धति में इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड का क्यूब
एम्पियर प्रति एम्पियर, कहने का मतलब प्रति एम्पियर होता है, ये हो जाता है। इसका बीमी सूत्र इसी के आधार पर लिख देंगे, बीमी सूत्र mL(T⁻³ A⁻1 हो जाता है। तो इस तरह से बीमी सूत्र हो जाएगा। लेकिन निकालना यदि हम चाहते हैं बीमी सूत्र तो कैसे निकालें, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इससे यहाँ पे आप आ जाए तो ई के बराबर से यहाँ पे एफ, ई के बराबर लिख सकते हैं, एफ का बीम मान जो होता है, एफ का बीमी सूत्र mL(T⁻2 हो जाता है, ये AT हो जाएगा, क्योंकि धारा क्यू आवेश बराबर IT होता है, इसलिए AT हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका ml हो जाएगा T⁻3 A⁻1, यही बीमी सूत्र यहाँ पर बताया गया है। किसी बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किस प्रकार से आकलन कर सकते हैं उसको देखा। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है। जैसे मान लीजिए एक वैद्युत आवेश है, एक बिंदु आवेश +Q है इसमें एक परीक्षण आवेश, इसके परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, Q0 रखा गया। ऐसे भी मान सकते हैं, माना एक बिंदु आवेश Q है जिसे R दूरी पर P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि परीक्षण आवेश भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि बिंदु P पर रखा गया। इसके बल की दिशा बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों ही धन आवेश है इसलिए प्रतिकर्षण, समान आवेश है इसलिए ही प्रतिकर्षण बल, समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, असमान होगा तो आकर्षण बल काम करेगा। ऐसे परिस्थितियों में कूलाम के नियमों के अनुसार देखा जाए तो बिंदु आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला जो F बल है वो आपका हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 के Q0/r², क्योंकि कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल तथा जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो उस आधार पर ये लिखा जा सकता है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर F/Q0 हो जाती है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर भी होता है बल बटा के परीक्षण आवेश के अनुपातिक मान को, बल तथा या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपातिक मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बीच का रिलेशन आप इस तरह देख सकते हैं। तो F के जगह आप इस पूरे वैल्यू को उठा कर रख दें, यानी समीकरण 1 से उठा के रख देंगे तो ये ऊपर की तरफ दिया, लेकिन ये मान नीचे की तरफ आ जाएगा, आप पूरे R² नीचे रख देंगे, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दिया जैसा कि देख सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 के Q0 R² Q0 से कट जाएगा, ये बच जाएगा केवल QR²। तो E बराबर 1/4πε0 के Q/R², यानी कि ये उस माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जब K प्रवृत्तांक के माध्यम में किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए, जब K प्रवृत्तांक में रखा जाता है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। यदि माध्यम Y या निर्वात हो तब K का मान 1 होता है। ऐसी स्थितियों में समीकरण 3 से E बराबर 1/4πε0 Q/R² हो जाए, यानी कि जब माध्यम Y या निर्वात होगा तब ये रिलेशन होगा, या कोई अन्य माध्यम होगा तब आप में K का गुणा हो जाता है, और जहाँ पर K जो है परावैद्युतांक जिसे कहा जाता है। यदि माध्यम में कई बिंदु आवेश है जैसे कि Q1 Q2 Q3 आदि स्थित हों तब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उन सभी आवेशों के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनके योगफल के बराबर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता हो जाएगी। जैसे Q1 के कारण से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका Q1 अगर देखा जाए तो Q1 आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 होगा, Q2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 होगा, और Q3 के कारण से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका E3 हो जाएगा, और इन सभी के योगफल के बराबर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है इसको देखा जाएगा। वह निकाय जो एक दूसरे से जो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2 पर स्थित होते हैं, 2 स्थित होने से बना हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। जैसे आप इस चित्र को देखें, यह 1-2 निकाय है, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, इसके बीच की दूरी 2L है, इसके बीच की दूरी 2L है, और इससे क्या कहेंगे आप वैद्युत, इस पूरे निकाय को वह निकाय जो बराबर है, देखेंगे तो आवेश दोनों बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश जो एक दूसरे से 2L पर दूरी पर स्थित होते हैं होने से बना हो तो ऐसे ही निकाय क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाएगा। जैसे HBr लिए, HBr में क्या है, HBr में एक हाइड्रोजन पे धन चार्ज हो गया, Br पे ऋण चार्ज हो गया, 2 ध्रुव बन गए, इसके बीच की दूरी यदि अल्प दूरी R मान लिया जाए या 2L मान लिया जाए तो इसी प्रकार का संबंध प्राप्त होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा।
कि वह निकाय जो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होने से बना होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी तरह से वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण वैद्युत ध्रुव का जो आघूर्ण है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, मोमेंट की हम लोग बात करें, मोमेंट क्या होता है इसको देखा जाए। वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश, जैसे वैद्युत ध्रुव है ये दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, यदि मान लेते हैं तो 2l के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। माना दोनों आवेशों में एक आवेश -Q तथा दूसरे +Q हो, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, तब वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, एक आवेश गुणित बीच की दूरी 2l गुणा करेंगे P बराबर Q2l हो जाएगा, P बराबर 2QL हो जाता है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। आवेश की बात करें, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ये देखा जाए तो एक सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसका बीमी सूत्र LT है, क्योंकि यहाँ पे अब कूलाम पर चले जाए तो कूलाम में IT हो जाता है, जबकि इसका मीटर होता है। तो मीटर का तो आपका तो हो जाएगा इसमें जाता है IT इंटू मीटर, तो मीटर अप कर देंगे, और यहाँ पे IT का एम्पियर हो गया, यहाँ पे आपका T और L, तो इसका मात्रक बीमी सूत्र का हो जाएगा LT हो जाएगा, बीमी सूत्र LT हो जाता है। इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर पर सेकंड एम्पियर, मीटर इससे लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड एम्पियर होता है। द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति में या निरीक्षित स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करें। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, इसके मध्य से दूरी किसी भी आवेश की l है। इससे निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q आवेश के कारण से बिंदु P पर तीव्रता E1 काम करता है, जबकि -Q से तीव्रता E2 होगा। +Q से दूर की तरफ दिखाएंगे, विपरीत दिखाएंगे, जबकि -Q के कारण से -Q की तरफ तीव्रता की दिशा दिखाई जाएगी। तीव्रता की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो -Q के कारण जो तीव्रता है वो आपकी E2 होगी, जबकि +Q के कारण तीव्रता आपका +Q होगा। इसी तरह से पुनः बोल सकते हैं कि बिंदु Q के कारण से +Q के कारण से बिंदु P पर तीव्रता E1, -Q के कारण से तीव्रता E2 होगी। इन दोनों तीव्रता E1 तथा E2 का परिणामी E के रूप में काम करेगा। मान लेते हैं कि यह कोण थीटा बना रहा हो, यहाँ भी कोण थीटा दिखाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस बिंदु P पर अगर इस तरह से आरेख खींचे तो बिंदु P पर दो घटक होंगे। ये ऊर्ध्व घटक होगा जो साइन वाला E1 साइन थीटा ऊर्ध्व घटक, जबकि E1 cos थीटा क्षैतिज घटक होगा। इसी तरह से E2 साइन थीटा इसका ऊर्ध्व घटक E2 का, इसके E2 का यहाँ पे घटक इस तरह से नीचे की तरफ काम करेगा जिसको E2 साइन थीटा, और यहाँ पर आपका E2 cos थीटा काम करेगा। उसी प्रकार से जो E1 है, ये जो है यहाँ पर इस तरह से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका काम करेगा E1 साइन थीटा, और ये काम इस पर इधर की तरफ जो काम करेगा वो E2 cos थीटा होगा। तो E1 और E2 के दो परिणामी अक्ष हो जाते हैं। एक तो आपका E1 साइन थीटा होता है और एक क्या होता है E1 cos थीटा। इसी तरह से E2 के भी E2 साइन थीटा और E2 cos थीटा होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिंदु +Q के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर उत्पन्न होगी वह E1/4πε0 के बजाय Q/R का स्क्वायर L का स्क्वायर हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाता है। जबकि -Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह भी 1/4πε0 के Q/R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर होगा। ये दोनों मान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों, इसको समझा जाए। त्रिभुज इसमें चल लेते हैं। त्रिभुज AOP, त्रिभुज BOP में देखेंगे ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। AO पाइथागोरस के प्रमेय से लगाएं तो AP के वर्ग कर्ण पर बना हुआ जो वर्ग है वो शेष इस पे भुजा पे वर्ग और इस पे बने हुए वर्ग के योगफल के बराबर होगा। इसीलिए AP के स्क्वायर बराबर उसी AP के स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। यही स्थिति इस भी त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है आपका BOP त्रिभुज, इसमें भी यही स्थिति होगी। इसलिए आप AP का स्क्वायर और BP का R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर लिख सकते हैं। AP बराबर आप लिख सकते हैं AP के बराबर और BP के बराबर। ये आप जब इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट कर्ण में, जब वर्ग हटाएंगे तो कर्ण में चला जाएगा, या अंडर रूट हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर।
इसी तरह से आप कह सकते हैं प्लस क्यू, पुनः समझे, प्लस क्यू के कारण से बिंदु पी पर तीव्रता 1/4πε0 क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगी, जबकि इसके कारण से तीव्रता आपकी यही होगी 1/4πε0 क्यू बटे आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के में देखा जाए जो परिणामी काम करेगा E1 और E2 का, यही काम करेगा। ये दोनों बराबर हैं, विपरीत दिशा में होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। केवल इन E1 और E2 का परिणामी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा E1 और E2 के ही कारण से काम करे थे, यही मान पर बिंदु P पर परिणामी के कारक बनेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इसीलिए बिंदु P पर, यानी इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण से वैद्युत परिणामी जो तीव्रता आएगी, वह E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण से आएगी, अन्य दूसरे कारण से नहीं आएगी। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें आप E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा है। E1 का वैल्यू आपका इतना हो जाएगा, अभी बताया गया, cos थीटा 1/4πε0 k क्यू बटे आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर cos थीटा। ये दोनों में कॉमन है, ये 1/4πε0 k क्यू बटे आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर कॉमन है। कॉमन करेंगे तो cos थीटा इसमें बचेगा, cos थीटा, ये cos थीटा बच गया, cos थीटा बच जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आपका 2 cos थीटा जाता है। जैसा कि cos थीटा बराबर सबको पता है आधार बटा के कड़ हो जाता है, आधार बटा के कड़ होता है। cos थीटा आधार बटा कड़ जाता है। तो आप इस त्रिभुज में, चाहे इस त्रिभुज में ले लें, चाहे AOP में, चाहे BOP में चलें, तो इन दोनों में आप देखेंगे आधार ये है और कड़ आपका ये है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका यल अपॉन, माने कि OA अपॉन AP या OB अपॉन BP, ऐसा कह सकते हैं। तो OA अपॉन यदि हम AP लिखें तब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, OA का मान L है, जबकि इसका जो मान है R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर कड़ी में है, तो कड़ी के मान को आप 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो आपका ये 2 है ही है, और ये जो Q2L है, ये दोनों मान P के बराबर, Q × 2L। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है, एक आवेश गुणते बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। अब ये पूरे जो मान है Q × 2L, इसकी जगह P लिखा जाएगा, और ये यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और 3/2 हो जाता है, तो ये मान E के बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k P बटे R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर 3/2 पावर घात हो जाता है। जैसा कि सबको पता है कि जो वैद्युत ध्रुव से जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति में P बिंदु है, यह दूरी जो R है, इस द्विध्रुव के सापेक्ष बहुत ही बड़ी है, इसलिए यल के मान को R के सापेक्ष छोड़ सकते हैं। और वैसे भी R का स्क्वायर मान और बड़ा हो जाएगा, जो मान छोटा होता है और छोटा हो जाता है, इसलिए R के सापेक्ष यल के मान को छोड़ दें तो ये मान आपका खत्म हो जाएगा, R की पावर 3/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो बच जाएगा E के बराबर 1/4πε0 k P बटे R का क्यूब। यदि निर्वात या वायु में देखें तो k का मान अर्थात कोई परावैद्युत माध्यम में नहीं रखा गया है, तब यानी वायु या निर्वात हो तब वहां पे k का मान 1 होता है, और इस परिस्थितियों में E बराबर 1/4πε0 हो जाएगा, P बटे R का क्यूब हो जाएगा। तो ये जो अभिष्ट आपका आया स्थिति आया है, इसको आप दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, दिशा देखा जाए तो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है। इसमें जो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, उसको देखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जो -Q तथा +Q से बना हुआ है जिसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी ओर की लंबाई L तो L है, अर्थात माने 2L की लंबाई अर्ध लंबाई L हो जाएगा। इसके मध्य बिंदु से इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। इस प्रकार से आप मान सकते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q चार्ज से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है। इसके +Q चार्ज से या इस वैद्युत द्विध्रुव से, ऐसा भी कह सकते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q चार्ज से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1
तथा माइनस क्यू चार्ज से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी, जिसकी दिशा अगर देखें तो प्लस क्यू चार्ज से दिशा जो होगी वैद्युत आवेश से आवेश के विपरीत हो जाएगी, जबकि माइनस क्यू से जो होगा माइनस क्यू की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब मान लेते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। ऐसा मान लेते हैं क्योंकि प्लस क्यू के कारण से तीव्रता E1 है और माइनस क्यू के कारण से तीव्रता E2 है। इन परिस्थितियों में आप ऐसा कहेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर के माइनस एल का स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार प्लस ये E2 के कारण से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी दिशा PA हो जाएगा। PA होने की वजह क्या है कि ऋणात्मक की तरफ आपका माइनस चार्ज की तरफ आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और धन से विपरीत हो जाता है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, परिणामी तीव्रता, तो E1 में से E2 को घटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से इसकी दूरी P बिंदु की दूरी कम है, इसलिए तीव्रता का मान ज्यादा होगा, जबकि माइनस Q से P की जो दूरी है वो R प्लस एल हो जाएगी, क्योंकि ये O से ये दूरी R है, ये दूरी L बढ़ जाएगी, इसलिए R प्लस एल करेंगे। इसीलिए और देखेंगे तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R प्लस एल का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि दूरी ज्यादा है। इस वजह से इस ये तीव्रता कम होगी और ये तीव्रता ज्यादा होगी, इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है, इन दोनों की दिशाएं तीव्रताओं की विपरीत है, इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाता है। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप गुणा करेंगे, तो जो गुणा करेंगे तो ये आपका जो होगा मुख्यतः a माइनस ये जो विस्तार है आप अगर देखें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस आपका हो जाता है a माइनस b और a प्लस b के बराबर हो जाता है। इसी वजह से इसी आधार पर इसको आप लिखेंगे तो आपका r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे r प्लस l का स्क्वायर माइनस r माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा। अब करेंगे क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस 2LR माइनस r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर प्लस 2LR हो जाता है, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका जो ये जब इसका विस्तारीकरण करेंगे r माइनस l के स्क्वायर का विस्तारीकरण करेंगे तो ये r माइनस यल के स्क्वायर का विस्तार करेंगे तो r का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2LR हो जाता है। ये माइनस 2LR हो जाता है। जब इसको माइनस वाला बाहर जब जाएगा तो ये दोनों को माइनस कर देगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। वही चीजें यहाँ पर लिखी गई। अब ये वाला मान r का स्क्वायर से करेगा, l का स्क्वायर l के स्क्वायर से कर जाएगा, 2LR से कर जाएगा, r का स्क्वायर माइनस l के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं 4LR बच जाएगा। 4LR बच जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कर देंगे, Q का गुणा यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि P बराबर 2QL होता है, अर्थात Q इंटू 2L, यानी कि किसी एक आवेश और एक जो लंबाई है बीच की दूरी 2L है उसका गुणा कर देते हैं। गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2PR बटे R का क्यूब और R का पावर 4। ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो R का स्क्वायर L के R का जो मान है, यानी कि मध्य बिंदु से जो वैद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी जो दूरी है वो बहुत इसके द्विध्रुव के सापेक्ष ज्यादा है। द्विध्रुव के सापेक्ष ज्यादा होने की वजह से एल के मान को छोड़ देंगे, आर स्क्वायर के पावर 4 कर देंगे, 2p बटे के आर का क्यूब हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे आर का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। वायु निर्वात के लिए k बराबर 1 लिखा जा सकता है, तो k बराबर 1 हो जाएगा, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा वायु निर्वात के बराबर 1 होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे के आर का क्यूब। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्वात या वाय के लिए फॉर्मूला है। जब कोई माध्यम होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा अनुदिश अगर देखें तो वो ऋण से हमेशा धन की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है उसका आकलन करेंगे। माना
ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस पे प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई क्या है 2l है। इसकी लंबाई 2l है या 2a है, 2x है, कुछ मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूना करके मारने पर कैलकुलेशन में आसानी होती है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में, चाहे जिधर भी किसी भी स्थिति में, मान लेते हैं इधर की तरफ जो चित्र में दिखाया गया है, r दूरी पे एक बिंदु P है जो अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थितियों में उसके अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का आकलन करेंगे। मान लेते हैं, माना ए बी इस वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण P काम कर रहा है, जिसके दो घटक होंगे, एक P cos थीटा होगा, एक होगा P sin थीटा। P cos थीटा ये अक्षीय स्थिति में होगा, जबकि P sin थीटा एक निरक्षीय स्थिति में होगा। अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में P sin थीटा होगा, ये P cos थीटा होगा। तो P cos थीटा के कारण से तीव्रता E1 काम करेगी, जिसका मान E1 बराबर 1/4πε0 2P cos थीटा बटे r का क्यूब हो जाएगा। जबकि ये आपका अक्षीय स्थिति में, जबकि निरक्षीय स्थिति की हम बात करें, P sin थीटा जो ऊर्ध घटक है, जिसका मान E2 बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बटे r का क्यूब होगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या है, बिंदु P पर जो परिणामी काम करेगा E, यह E1 तथा E2 दो घटकों के कारण से काम करेगा। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जब आकलन करेंगे तो वह E1 के कड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़ रखे होंगे परिणामी निकालने के लिए, F1 का स्क्वायर या A का स्क्वायर, कुछ कर सकते हैं, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब जब यहाँ पे लंबवत होगा, क्योंकि ये दोनों ही अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत होने की वजह से यहाँ का कोण जब थीटा रखेंगे तो केवल F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर बच जाएगा, या E1 मान रहे हैं तो E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर बच जाएगा परिणामी। तो इसीलिए यहाँ पे परिणामी E बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर लिखा गया है। E1 के मान की हम बात करें तो 1/4πε0 हो जाएगा 2P cos थीटा r का क्यूब का होल स्क्वायर, 1/4πε0 P sin थीटा बटे r का क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 1/4πε0 P बटे r का क्यूब कॉमन हो जाएगा, बच केवल जाएगा यहाँ पे 2 cos थीटा और 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। जो 2 cos थीटा का स्क्वायर है, इसको क्या ले सकते हैं, 4 cos स्क्वायर का थीटा प्लस sin स्क्वायर का थीटा ले सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू आप रख दिए, तो इस तरह से आप रख सकते हैं जनरल रूप से। अब इसके बाद अब जब इसको रखेंगे तो इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, ये प्लस हटाएंगे तो यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा में से घट जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसी भी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का होगा मान 1/4πε0 P बटे r का क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाता है। लेकिन यदि ये निकालना चाहें कि जो परिणामी ई काम कर रहा है वो किस दिशा में काम कर रहा है, तो ऐसे परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, मान लेते हैं ओपी के सापेक्ष, ये जो ओपी माना गया है अक्षीय स्थिति में, इसके सापेक्ष परिणामी फाई कोण बना रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, tan फाई बराबर क्या होगा, E2/E1 हो जाएगा। E2/E1 अर्थात ऊर्ध्व घटक बटे के क्षैतिज घटक, यानी साइन की वैल्यू बटे कॉस की वैल्यू। तो साइन वाले में क्या होगा, P sin थीटा बटे r का क्यूब, और जबकि E1 बराबर क्या होता है 2P cos थीटा बटे r का क्यूब, r का क्यूब कट जाएगा, P कट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा, तो 1/2 sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है, आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा cos थीटा होता है, तो tan थीटा यहाँ पर रख देंगे। तो tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा। ये जो परिणामी काम करेगा वो पहले कोण के सापेक्ष के आधे के बराबर होगा। एक समान बाह्य क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण किस प्रकार से निकल सकता है, इसको देखा जाएगा। माना कि एक AB वैद्युत द्विध्रुव, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जिसे एक वैद्युत क्षेत्र E में, ये वैद्युत क्षेत्र E की लाइन दिखाई गई है, वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी लंबाई 2l है
और यहाँ पर इस पर प्लस क्यू पर एफ बल काम करेगा, माइनस क्यू पर भी एफ बल काम करेगा। यह बल, दोनों ही बल जो बल हैं अर्थात दोनों जो बल के युग्म हैं ये वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करेंगे, यानी संरेखित करने का, जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा उसमें संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। इसी को प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, जिसे टाउ से व्यक्त किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का कार्य करता है। इसी को प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है, जिसे टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर क्या होगा, एक बल, इसमें जैसे एक बल कोई भी एक बल, दोनों ही बल समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, इसीलिए ये द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो एक बल युग्म तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत, ये दोनों एक बल युग्म हो गए, बल युग्म का एक बल, बल युग्म का बल एक एफ तथा इनके बीच क्रिया रेखा जो लंबवत क्रिया रेखा है 2l sin थीटा, इसके गुणनफल के बराबर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ होता है। तो टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू 2l sin थीटा लिख सकते हैं, जबकि एफ बराबर ई बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एफ बटा के क्यू हो जाता है। एफ बटा क्यू यानी किसी परीक्षण आवेश को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है किसी आवेश के, तो इस पे लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस आधार पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। अब क्यू ई हो जाता है, आपकी जगह पे रख देंगे तो ई आप निकाल लेंगे, क्यू इंटू 2l कर देंगे, तो क्यू इंटू 2l जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2l के बराबर हो जाता है। द्विध्रुव के आघूर्ण Q बराबर P बराबर Q इंटू 2l के बराबर हो जाता है, और यहाँ पर आपका Q इंटू 2l के बराबर या Q गुणित 2l के बराबर P हो जाएगा। इसको P sin थीटा, टाउ बराबर P sin थीटा लिख सकते हैं। यदि मान लें ये जो वैद्युत द्विध्रुव आपका AB है, ये वाला जो वैद्युत ध्रुव AB दिखाई दे रहा है, यदि ये वैद्युत क्षेत्र से इसका जो थीटा जो संरेखित हो वैद्युत क्षेत्र में ही हो, यानी जैसे ये आपको इस तरह से हो, इसी तरह इसी जैसे ये आपकी बल रेखाएं हैं यानी वैद्युत क्षेत्र हैं, इसी दिशा में यदि वैद्युत द्विध्रुव हो तो कोण क्या बनेगा, आपका थीटा कोण बनेगा, और ये कोण जो जीरो बनेगा, और ये कोण जीरो जब साइन की जगह रखेंगे तो पूरे टाउ का मान जीरो हो जाएगा। क्यों, साइन जीरो का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। यदि ये मान लें कि ये जो वैद्युत जैसे आपकी वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रख दिया जाए, इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनेगा, और ये जो कोण 90 डिग्री का होगा, इस स्थिति में जो वैद्युत बल प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो टाउ का मान उसमें मैक्सिमम हो, क्योंकि साइन 90 रखने पर साइन 90 का जो मान होता है 1 हो जाता है, 1 का गुणा करेंगे तो टाउ बराबर पी मैक्स पी हो जाएगा। अर्थात ये जो टाउ मैक्सिमम है ये बल युग्म का आघूर्ण मैक्सिमम अवस्था में अधिकतम हो जाता है। पी जो है द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ई जो है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है। यानी पुनः समझिए, टाउ मैक्सिमम जो है बल युग्म यानी प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ है, ठीक है। पी जो है द्विध्रुव का आघूर्ण है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी तरह से यदि इसको ये जो आघूर्ण है, ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रख दिया जाए, माने कि जो क्षेत्र तीव्रता है उसकी दिशा को ठीक विपरीत रख दिया जाए, प्लस से माइनस कर दिया जाए, यानी विपरीत दिशा में कुल मिलाकर रख दिया जाए, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री का कोण बने, तब भी टाउ का मान 0 ही होगा। वो 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को देखें, कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम, आप देखेंगे तो जो 1 माइक्रोकूलम है और दूसरा क्या है 4 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो वायु में स्थित हैं, उन पे लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो इस आवेश के कारण से इस पे बल की बात करना है, और इसके कारण से इस पे बल की बात करना है, क्या बल की स्थिति हो सकती है। यानी ऐसा कह सकते हैं इसके कारण से इस पे बल और इसके कारण से इस पे बल की अवस्थिति क्या होगी उसको देखा जाएगा। इसके लिए कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे, जैसे कूलाम के नियम के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है Q1 Q2 R का स्क्वायर हो जाता है, इसको कह सकते हैं। इसी अगर पहले आवेश के कारण से अगर देखें तो पहला आवेश जो आपका है 1 माइक्रोकूलम का है, तो जो पहला आवेश 1 माइक्रोकूलम का है वो वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁷
6 के होगा, जबकि 4 × 10⁻⁻6 जो हो जाए दूसरा हो जाए, 4 माइक्रोकूलम है। तो पहले आवेश यानी इस आवेश के कारण से दूसरे आवेश पर जो लगने वाला बल होगा कूलाम के नियम के अनुसार F12 लिख सकते हैं, पहले से दूसरे पर 1/4πε0 1 × 10⁻⁻6 और 4 × 10⁻⁻6 R12 के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक से दूसरे आवेश के बीच की दूरी को। उसी प्रकार से दूसरे यानी कि इस आवेश के कारण से इस पे बल को अगर देखा जाए तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसके कारण से इस पे अगर बल की स्थिति को निकालें तो इस पे से इसके बल की स्थिति को निकाला जा सकता है। सेम ऐसे ही कंडीशन होगा, दूसरे से पहले पे कंडीशन दिखाया गया, दूसरे से पहले पे बल की स्थिति को दिखा सकते हैं, तो सेम वैसे ही गुणा होगा जैसा कि पहले वाले में हो रहा। अब क्या किया जाएगा, जो समीकरण 1 है और समीकरण जो 2 है, इसमें 1 में 2 का भाग कर देंगे। 1 में 2 का भाग करने पर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये इसके बटे ये हो जाएगा और ये पूरे बटे ये हो जाएगा। जब करेंगे तो ये वाला जो मान है ऊपर चला जाएगा और ये वाला मान नीचे होगा। तो होगा क्या कि जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपका मान नीचे हो जाता है, दूरी ये वाली जो दूरी होगी पहले से दूसरे वाली दूरी नीचे होगी, दूसरे से पहले वाली दूरी ऊपर हो जाएगी। और ये दोनों मान आपस में ये जो दोनों मान है आपके 1 × 10⁻⁻6 है, ये वाला जो मान आपका है, ये वाला जो मान है और ये वाला जो मान है बराबर एक दूसरे के बराबर है, इसलिए कट जाएंगे। और कट जाने पर एक रिलेशन जो नया रिलेशन बन के आपका आएगा F12 बटा के मैंने पहले से दूसरे बल और दूसरे से पहले बल जो होगा आपका ये वाला जो आपस में अगर इनके रिलेशन को देखा जाए तो दूसरे से पहले की दूरी और पहले से दूसरे की दूरी की वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ऐसा कह सकते हैं, अगर देखें तो यहाँ पे ये जो दूरी है R12 दूसरे से पहले की दूरी और पहले से दूसरे वाली जो दूरी है, अगर इसको आप देखें इस दूरी को अगर देखा जाए तो आपस में यदि बराबर मान लें तो बराबर मानने पर क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे। दोनों वैल्यू जब कट जाएंगी तो दोनों वैल्यू के कट जाने पर जो मान होंगे एक संबंध एक के अनुपात में, यानी कि पहले से दूसरे पे बल और दूसरे से पहले पे बल का जो अनुपातिक मान होगा 1:2 1:1 या 1:1 के बराबर होगा। ये है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश जो है +4q तथा -2q है। यानी कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप जो धातु के गोले हैं, एक पर जो चार्ज है 4q है, दूसरे पर -2q है। गोलों के बीच जो आकर्षण है वो आकर्षण बल F है, और यदि गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच का जो बल है वो कितना होगा, इन पहले के बल का कितना। पहले का बल कुछ पता है नहीं, आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे ये दो गोला है, एक पे आपका 4q है और एक पे क्या है -2q का चार्ज है। इनके बीच लगने वाले बल का आकलन करेंगे तो लगाएंगे कूलाम के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि जब इनको आपस में टच करा दिया जाता है तो आपस में टच कराने पर हमेशा जो होता है औसत आवेश आ जाता है, क्योंकि आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है और आवेश हमेशा दोनों पर बराबर आ जाते हैं और उसका औसत हमेशा निकाला जाता है। औसत निकालने के लिए जोड़ देंगे। अब इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखें। जैसे ये मान सकते हैं कि पहला जो आवेश है Q1 बराबर 4q है, लिख सकते हैं Q1 बराबर आपका 4q, इसको लिख सकते हैं। Q2 बराबर -2q। प्रथम स्थिति में कूलाम के नियम के अनुसार अगर निकालें तो 4q के द्वारा -2q पर जो लगने वाला जो बल होगा उसकी स्थिति देखें तो 4q इंटू -2q r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो 1/4πε0 8q का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर सकते हैं। द्वितीय स्थिति में औसत क्या करेंगे आपकी, ये तो आपका बल आ गया, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि द्वितीय स्थिति में औसत आवेश निकालेंगे। तो औसत क्या, जैसे आप टच कराएंगे, जैसे दोनों आवेश था अब इसको टच करा दे तो आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। यानी ये जो 4q था आपका इस पे -2q था, ये दोनों में आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। इसका औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे, 4q प्लस -2q जोड़ने पर 2q बटे 2 हो जाएगा बराबर q। यानी कि यह कह सकते हैं दोनों आवेश पर जो पहले 4q का आवेश था और एक पर 4q का था, एक पर -2q का था, इन पर अब आवेश कितने का हो गया, बराबर आवेश हो गया। अब ये आवेश की स्थिति ये हो गई है कि इन पे आवेश बराबर हो जाते हैं, अर्थात कितना हो जाता है, q हो जाएगा। यहाँ पर भी q हो गया, यहाँ भी q, इस पे भी q, इस पे भी q। ये दूरी r की है, दूरी सेम दूरी पे रखा जा रहा है, इसलिए दूरी r ही मानी जाएगी और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लगा सकते हैं।
अब पुनः आप क्या करेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर कूलाम का नियम लगा देंगे। कूलाम के नियम पर लगाएंगे तो जैसे मान सकते हैं, जैसे ये आपका क्यू है, ये भी इस पे भी क्यू है, तो इस पे कूलाम का नियम लगाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर, F1 बराबर क्या हो सकता है, ये उसको आगे F माने थे, इसको F1 मान लेंगे, तो F1 बराबर आपका हो सकता है कि 1/4 पाई Q इंटू क्यू, आर का स्क्वायर जाता है, क्यू का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, इसको आप रखेंगे तो ये वैल्यू। अब करेंगे क्या कि इन दोनों जो समीकरण आए हुए हैं, जो पहले का और आपका, इनमें रिलेशन निकाल देंगे। इसमें करेंगे समीकरण 2 में समीकरण का भाग कर देंगे, जो लास्ट में बल आ रहा है F1 बराबर जो आया है, और जो पहले F का है, F1 में F का भाग कर देंगे, तो F के भाग करते स्थिति बदल जाएगी। स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी कि बल जो है आपका F1 बटे F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ पे, और Q का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और आपका बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो 1/8 बचेगा। तो ये 1/8 है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये 1/8 आपका बच गया, तो यहाँ 1/8 बच जाता है। अब F का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F1 बराबर क्या होगा, F बटा के 1, यानी पहले के सापेक्ष जो बल काम करेगा उन आवेशों के बीच, वो पहले का 8वें भाग के बराबर होगा। ये दो समान आवेश Q है, कैपिटल Q है, जो कि जोड़ने वाली को जोड़ने वाली के मध्य में बिंदु एक Q आवेश रख दिया जाता है, और ये तीनों आवेश के निकाय संतुलन, यानी कि जब Q को स्मॉल Q को रखा जाता है तो ये दोनों आवेश के साथ वो संतुलन में रहता है, ऐसा कहा जा रहा है। तब Q का मान क्या होगा, ये Q का जो स्मॉल Q का जो मान क्या होगा कि इन दोनों के मध्य में रखा भी जाए और इस आवेश के कारण से संतुलन की भी अवस्था में, अर्थात बल का आवेश के मान की गणना करना है, तो निश्चित हो जाता है कि इनके द्वारा जो बल काम करेगा वो बराबर होगा। अब उसी प्रश्न को देखना, जैसे कैपिटल Q है, आप कैपिटल Q देख रहे हैं यहाँ पे है, और इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल आर मान लेते हैं, और इसके मध्य में जो स्मॉल Q रखा गया है जो कि कैपिटल Q से इसकी दूरी r/2 है, दूसरे तरफ भी r/2 है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। जब कूलाम का नियम लगाते हैं तो यहाँ पे आप करेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो कूलाम के नियम के बराबर मान लेते हैं कि बल F1 बराबर, मान लेते बल F1 है, तो ऐसी स्थिति 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर, Q का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर। तो ये आप कह सकते हैं कि जो ये है आपका, यानी ये F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है प्रश्न में कि जो कैपिटल Q आवेश के कारण जो उसके मध्य में रखा स्मॉल Q पे लगने वाला बल, यानी ऐसे देखिए क्वेश्चन में, यानी कि इस आवेश के कारण से जो ये आवेश है इसके कारण से इस पे या इसके कारण से इस पे लगने वाले बल के बारे में देखना है। अगर इस पे आप देखें तो बल मान लेते हैं F2 लग रहा है, तो F2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल Q हो जाएगा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब r/2 का स्क्वायर हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 की सहायता लेंगे। समीकरण 1 और 2 की सहायता लें तो ऐसा कहा जा सकता है प्रश्नों में कि जो समान आवेश Q कैपिटल Q के मध्य Q है, संतुलन की अवस्था में जब होगा, तो संतुलन की अवस्था में होगा तो ऐसी स्थिति में बल काम करने वाला जो बल है वो समान काम करेगा। यानी जब संतुलन की अवस्था में होगा, ये जो आपका चित्र देखें तो इसके कारण से इस पे बल लग रहा है, या इसके कारण से इस पे बल लगेगा, या इसके कारण से लगेगा, किसके कारण जो बल लग रहा है या इसके कारण से इस पे या इसके कारण जो बल लग रहे हैं, ये संतुलन की अवस्था में आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये F1 हो जाएगा और ये मान लेते हैं F2 हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, बराबर करके आप हल करेंगे। बराबर करते समीकरण 1 और 2 की सहायता लेंगे तो यहाँ पे ये मान कट जाएगा। और ऐसी परिस्थितियों में अगर आप देखें तो आपका एक बात और भी हो सकती है कि जो Q का स्क्वायर है, ये आर का स्क्वायर ये 4 ऊपर चला जाएगा, आपका ये 4 आपका ऊपर चला जाता है, और ये 4 जब ऊपर जाएगा तो Q के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4Q स्मॉल Q हो जाता है, एक Q से एक Q कट जाएगा, कैपिटल Q बराबर 4Q हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल Q बराबर कैपिटल Q बटे के 4 हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ये तब स्थिति बराबर की होगी जब जैसे ये कैपिटल Q है, ऐसा कहेंगे जैसे ये आपका कैपिटल Q आवेश है, ये भी कैपिटल Q आवेश है, स्मॉल जो Q बीच में रखा जा रहा है, ये इसके बीच के बल जो F1 और इन किन्हीं दोनों के बीच में से, चाहे इसके बीच चाहे इसके बीच, जो F2 काम कर रहा है आपस में बराबर हो रहे हैं। ये तभी बराबर हो सकता है जब इस स्मॉल Q का मान इन दोनों आवेशों के चौथाई के क्या हो, बराबर हो, ऐसा कह सकते हैं। प्रश्न में आप देखें
एक 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने के लिए, द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ऐसा कह रहा है। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो एक चीज आप समझिए, संतुलन की अवस्था में कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले इतने मिलीग्राम के एक द्रव्यमान की जो बूंद है को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी एक आवेशित बूंद है और उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कोई आवेशित बूंद है, माने ये आवेशित बूंद है, इसके माने किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि है तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, आपका एफ बटा के क्यू। ठीक है, एफ बटा के क्यू नॉट हो जाता है। यानी कि किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो काम बल करता है और तथा परीक्षण आवेश के आनुपातिक मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वास्तव में, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई के बराबर हो सकता है एफ बटा के क्यू नॉट लिख सकते हैं, या तो क्यू लिखिए ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो F बराबर क्या होता है, mg हो सकता है। F बराबर mg होता है, जबकि बूंद का जो द्रव्यमान है, बूंद का द्रव्यमान 0.001 है और ये 0.001 है और 0.1 में मिलीग्राम में है। अब इसको क्या कन्वर्ट करेंगे आप, केजी में चेंज करेंगे, तो 0.001 में जो ग्राम है इसको आप केजी में चेंज करें तो 0.001 गुणित 10⁻⁶ किलोग्राम लिख सकते हैं इसको। अब 6 किलोग्राम लिखें क्योंकि मिलीग्राम, ग्राम से फिर ग्राम से आप किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है और ग्राम में मिलीग्राम जो होता है 1000 होता है। 10⁻⁶ इसको लिखा जा सकता है। 10⁻⁻ आप -6 लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखें जो संतुलन की अवस्था है ई बराबर 1 जो नहीं ई बराबर mg बटा क्यू नॉट, यानी एफ बटा के जो क्यू नॉट या क्यू भी बोल सकते हैं इसको, क्यू बोलेंगे जो मानेंगे वही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वैल्यू को रख देंगे, एम के वैल्यू को रख देंगे, बूथ का जो मान जो है, बूथ का मान जो ये आपका ये है और इस पे जी जो है 10 मान लेते हैं और 3 यहाँ पे क्यू बराबर से क्या होता है, एन होता है। क्यू के बराबर से क्या होता है आपका एन हो जाता है। तो क्यू बराबर यानी तो एन ई जो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो 3 लिख देंगे, ई पर 4, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 होता है। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 2.04 गुणित 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान कितने होंगे। मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 दूसरा Q2 है, जिनके योगफल Q1 प्लस Q2 का जो मान है 9 माइक्रोकूलम है, जिसे 9 गुणित 10⁻⁻6 कूलम के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर 9 गुणित 10⁻⁻6 हो सकता है। 9 गुणित 10⁻6 लिख लेंगे आगे। जबकि एक कुल, अब क्या करेंगे इस प्रश्न में अगर देखें तो दो जो आवेश हैं Q1 तथा Q2 हैं 18 न्यूटन कूलम से अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात कूलम के नियम को लगाएंगे। कूलम का नियम F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर जाता है, R का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 18 जो है प्रतिकर्षण जो बल लग रहा था उसको रख देंगे, प्रतिकर्षण बल, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10⁻9 हो जाता है। Q1 Q2 हो गया 0.1 हो गया। अब इस तरह से क्या करेंगे आप, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई पूरा कर देंगे यहाँ से यहाँ, और ये नीचे इसका भाग हो जाएगा। जब भाग हो जाएगा तो ऐसे परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, जो Q1 Q2 है उसका जो गुणनफल होगा 18 गुणित 0.1 के घाते 2 9 गुणित 10⁻9 हो जाएगा। जो 0.1 है उसको आप 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब इसका जब घात आप करेंगे तो ये आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है 10⁻⁻2 हो जाता है। जो अब ऐसी स्थितियों में क्या होगा, भाग करेंगे 9 का तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और ये आपका जो वैल्यू होगी तो हम लोग देख रहे थे कि Q1 जो Q2 होता है उसका जो मान होगा 2 गुणित 10⁻11 आ जाएगा। अब आगे हम लोग प्रश्न में देखते हैं प्रश्न की स्थिति क्या कहती है, प्रश्न में किस प्रकार का दिया गया है। जैसे अब कर सकते हैं कि Q1 माइनस जो Q2 है, Q1 माइनस जो Q2 दिया गया है इसको बराबर से क्या लिख सकते हैं। इसकी स्थिति को आप देखें, Q1 माइनस जो Q2 है इसमें आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर Q1 का स्क्वायर आप करते हैं, जैसे Q1 का स्क्वायर कर दिया, Q2 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 2 Q1 और Q2 कर दिया, तो इसमें आप क्या करेंगे,
इसमें से आप ऐसा कर सकते हैं 4 Q1 Q2 हो गया, और इसमें से घटाएंगे आप तो वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 हो जाएगा। अर्थात इसमें जो ये वैल्यू दी गई है इसके अनुसार आप देखें तो ये मान आ सकता है। अब आगे आप देखें, जनरल इस प्रश्न के अंदर देखें तो Q1 आपका Q1 माइनस Q2 का जो स्क्वायर्स है इसको आप देखें तो 9 गुणते 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते 2 की पावर माइनस 11 हो जाएगा। ये जो Q1 तथा Q2 का जो मान आया था यहाँ से अगर प्रश्न में आप देखें इस प्रश्न में तो ये जो मान है यहाँ पे, ये वाला जो मान है यहाँ पे आपने पुट कर दिया, रखते ही आपका ये प्रश्न का वैल्यूज बदल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें आप कर सकते हैं यहाँ पे 9 का यहाँ पे 9 81 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस जो होगा 10 की पावर आपका हो जाता है 6 का 12 हो जाता है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 4 दूना के 8 गुणते 10 की पावर माइनस 11 होगा। अब इसको आप 80 कर देंगे, मैंने कि 80 कर देंगे तो 10 का गुणा किया, 10 का इसमें भाग किया, 10 का गुणा भाग करने पर आपके 10 की पावर माइनस 11 जो है 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 के 11 में से आप कर सकते हैं 81 में से गुणते 10 के पावर माइनस 12 माइनस 80 गुणते 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। इस प्रश्न में आप देखें तो 1 गुणते 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। जब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर में से आप इसको घटाएंगे तो आपका Q माइनस Q2 का होल स्क्वायर है, तब इसका वर्गमूल कर देंगे, जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ये जब इसको आप हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 12 का 10 के पावर माइनस 6 लिखा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न को आप लिख सकते हैं। अब करेंगे क्या कि जो Q1 माइनस जो Q2 वैल्यू आई है, एक वैल्यू जो है Q1 प्लस Q2 है, अब इस दोनों समीकरणों को रख करके यहाँ पे हल करेंगे, समीकरण को जोड़ दें तो Q2 का जो मान है जुड़ जाए, ये आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मान जो Q2 वाला ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, खत्म हो जाएगा, और जुड़ कौन जाएगा, Q1 जुड़ जाएगा, 2 Q1 हो जाता है, और ऊपर जोड़े तो 9 1 क्या जाएगा 10, 10 गुणते 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है, और 2 का इधर भाग कर दें तो आपका 5 गुणते 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है। अब इस Q1 के मान को समीकरण 1 में रख दें, Q1 की इस मान को समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, दोनों में मान रखने पर आपके Q1 के मान आ जाएंगे। अब इस प्रश्न को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे अब Q1 के जो मान है, ये जो Q1 का जो मान आया था आपका, यहाँ से प्रश्न में देखें तो ये जो Q1 का मान आया है, अगर इस प्रश्न या इस चीज को आप देखें तो इस मान को उठा के जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आपने मान रख दिया, इस यहाँ पे आप मान रखेंगे Q1 की जगह पे तो Q2 आपका हो गया, और ये 9 गुणते 10 की पावर माइनस 6 यहाँ पे देखें तो 5 गुणते 10 की पावर कितना है, 5 गुणते 10 की पावर आपका इस देखें 5 और 10 की पावर माइनस 6 है, प्लस Q2 हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 गुणते 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है, तो Q2 बराबर क्या होगा, ये मान इधर जाके घट जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 4 गुणते 10 की पावर माइनस 6 आंसर आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो Q1 का मान आया वो आपका Q1 का जो मान आया है वो 5 गुणते 10 की पावर माइनस 6 कुलाम आया, जिसको आप क्या कह सकते हैं 5 माइक्रो कुलाम कह सकते हैं। जबकि Q2 का जो मान आया है वो आपका आया कितना है 4 गुणते 10 की पावर माइनस 6 आया, जिससे आप 4 माइक्रो कुलाम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। चुके हैं Q1 और Q2 के जो मान आ चुके हैं। दो बिंदु आवेश एक 5 गुणते 10 की पावर माइनस 19 कूलम और 10 गुणते 10 की पावर 19 कूलम है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अलग अलग स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब इसमें देखें ए पर रखा गया आपका 5 गुणते 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बी पर रखा गया 10 गुणते 10 की पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन इसमें बिंदु ओ एक ऐसा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1 है, E1 जो ए के कारण से काम कर रही है, जबकि बी के कारण से बिंदु ओ पर जो तीव्रता E2 काम करेगी। जबकि इसके बीच की दूरी अगर बात करें तो यहां से इसके बीच की दूरी जो 1 मीटर थी, जब 1 मीटर है बीच की दूरी, तो इस बीच की दूरी में यदि दूरी को x मान लिया जाए, जी ओ से एओ की जो दूरी है उसको यदि x मान लें तो OB की जो दूरी होगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में इस आवेश A के कारण से बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E1 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
5 गुणित 10 की पावर -19 एस का स्क्वायर हो जाती है, एस का स्क्वायर हो जाती है। इसी प्रकार से 10 गुणित, इसी प्रकार से अगर देखें 10 गुणित 10 की पावर -19 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो होगी, E2 की बात करें तो 1/4πε0 10 गुणित 10 की पावर -19 1 माइनस एस का स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न में अगर अगली अवस्थिति को देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देखें, मान लेते प्रश्नानुसार बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 होगी। यानी इस बिंदु पर प्रश्न के अनुसार अगर देखें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ऐसी परिस्थितियों में A के कारण जो तीव्रता E1 है और B के कारण जो तीव्रता E2 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या कर सकते हैं, सभी जो ये मान है आपके, ये नीचे वाला जो मान है E1 का, अगर इसको जब आप बराबर करेंगे, इसके बराबर करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में होगा क्या कि जो 1/4πε0 है और 1/4πε0 कट जाएगा। सिर्फ ये और ये मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर जब हो जाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि ये 10 की पावर माइनस जो 19 है आपका है, 10 की पावर -19 और जो 10 की पावर -10 है आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और नीचे एस का स्क्वायर 1 माइनस एस का स्क्वायर है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ये आपका 2 एस का गुणा करते हैं तो 2 एस का स्क्वायर हो जाता है, 1 माइनस एस का स्क्वायर हो जाते हैं, 1 माइनस एक्स 2 हो जाता है, √2 हो जाएगा, एस का इतना आ जाता है। आप करेंगे क्या, इसको 1 इधर रखेंगे, आप इसको इधर ले जाएंगे तो √2 एक्स हो जाता है। इसमें से एक्स कॉमन ले लें तो 1 प्लस √2 हो जाता है, ऐसा कर सकते हैं। √2 हो जाता है, एक्स के बराबर करें तो यहाँ भाग हो जाएगा, 1/1 प्लस √2 हो जाएगा। √2 का जो मान है 1.414 के बराबर हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में अगर 1.14 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1/2.41 मान आ जाएगा। इसको भाग करने पर 0.4142 सेमी होगा। अभी इस स्थिति में आप देखें तो जो ये मान x आया है, ये इस आवेश के कारण से बिंदु O की दूरी आ गई, x का मान आ गया। लेकिन अगर एक में से इसी x के मान अर्थात 0.414 को घटा दिया जाए तो आपका जो मान होगा वो लगभग जो होगा, अगर 0.41 को घटाया जाए, इस प्रकार समझें, एक में से एक दशमलव कर यहाँ पे, इसमें से 0.41 आप घटा दें तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, 0.5 सेमी के करीब हो जाएगा। इतना सेमी जो हो रहा है, या सेमी जो भी स्थिति है, मीटर में यदि है तो मीटर में हो जाता है। ठीक है, प्रश्न में हम देखें क्या दिया गया है, प्रश्न में बल्कि मीटर दिया गया है, तो इतना यानी कि ऐसे कर सकते हैं 0.59 मीटर हो जाएगा। ये मीटर की वैल्यू है। यहाँ पे जो सेमी लिखा जा रहा है ये भी वैल्यू मीटर होनी चाहिए थी, तो ये मीटर में लेवाएं। लेकिन उस तरह से अगर निकालें तो ये लगभग, ये जो x से दूरी आ रही है, ये जो दूरी x है, ये एक लगभग आपका 41 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको लगभग 59 सेमी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी दूरी कितने है, 1 मीटर है, जैसा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेमी होता है। ऐसा कर सकते हैं। अब इस नए प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया, दिए गए चित्र में ए सेमी भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम तथा दिशा ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र माने कि चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए, वैद्युत क्षेत्र के परिणाम और दिशा को ज्ञात करिए। जैसे ए पर -2 क्यू आवेश, बी पर +2 क्यू आवेश है, जबकि डी पर आपका +q है, इस पे -q रखा जा रहा है। प्रश्न में ऐसा दिया जा रहा है। अब इस प्रश्न को आप देखें ध्यानपूर्वक, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें 2 स्थितियां होंगी। इसके कारण से इस पर एक आपका प्रतिकर्षण बल काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण से इस पर प्रतिकर्षण बल और इसके कारण से इस पर प्रतिकर्षण बल काम करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों ही आवेशों का मान जो है, जो आवेश का जो चार्ज है, एक समान है, और जहां पे चार्ज समान होते हैं वहां की स्थिति हो जाती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ठीक उसके उलट काम करती है। इस प्रश्न में भी ऐसा ही है, इस प्रश्न में ऐसा ही है। अब इस प्रश्न को आप देखें तो क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे आपका, यहाँ पे Q ही होना चाहिए था और यहाँ पे 2Q होना चाहिए, जैसा कि प्रश्न दिया गया। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस के प्रमेय में देखें तो इस वाले जो त्रिभुज का जो भाग है, ये वाला जो मैं लाइन्स खींच रहा हूं, जिसको BCD कहते हैं,
इसमें BD का जो वर्ग है वो शेष भुजा DC और BC पर बने हुए वर्ग के योगफल के बराबर होगा। ऐसी स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में देखें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन में ऊपर से आप देखें, क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्वेश्चन में आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि पाइथागोरस के प्रमेय BD का स्क्वायर जब आप करेंगे तो BD के स्क्वायर में स्थिति क्या है, BD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस BC, यानी ये भुजा इसके बराबर स्वर्ग, इसकी भुजा का वर्ग और इसकी भुजा का वर्ग हो जाएगा। ये भुजा आपकी A है, ये भी है, तो A का स्क्वायर धन A का स्क्वायर 2A का स्क्वायर हो जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं, BD के बराबर √2A हो जाएगा। विकर्ण BD का जो आधा भाग है जिसको क्या कहते हैं, OD कहते हैं, OC कहते हैं, इसका जो वैल्यू होगा BD के आधे के बराबर होगा, जिसको क्या कह सकते हैं, √2A/2। √2 जो है √2 का आधा कर देंगे और कड़ी में ऊपर नीचे √2 आप कैसे कह सकते हैं, √2 है A है अपान 2 है, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दिए, यहाँ पे √2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2A/2 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये मान कर जाएंगे, सिर्फ क्या बचा, A कड़ी में 2 बच गया। अब ऐसा क्या करेंगे, A कड़ी में 2 जब बच गया प्रश्न में, तो -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर क्या हो सकता है, 1/4 पाई Q/A कड़ी में वर्ग का स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार +q के कारण सेम यही बात होगी, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पे 2q है, यहाँ पे 2q होना चाहिए था, यहाँ पे q होना चाहिए। अगर ऐसे देखें तो -q या +q, यानी किसी भी q के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है E2 है, ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और A कड़ी में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब Q/A कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे A/2 हो जाएगा और 2 ऊपर की तरफ जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। जब ऐसा हो रहा है तो ऐसे प्रश्नों में क्या कर सकते हैं कि जो E1 काम कर रहा है यहाँ पे और E2 इधर की तरफ जो काम कर रहा है E1, तो ये E1 कर दिए, इसको E2 कर दिए, तो इसका जो परिणामी होगा वो बीच में काम करेगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये E1 है, ये आपका E2 है, तो इसका परिणाम बीच में काम करेगा। इसको 90 डिग्री का कोण मानते हुए यदि E1 तथा E2 जो दो कोण हैं, अगर इसको मान लिया जाए, आप कह सकते हैं ऐसे कि E1 और E2 कोण मानते हुए E1 बराबर इसका कर लें, E2 बराबर E कर लें, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, परिणामी ET बराबर मान लेते हैं, जो परिणामी यहाँ पे वर्क कर रहा है ET बराबर क्या होगा, √E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, √E का स्क्वायर, ये जो मान आ रहा है आपका है √ क्या हो जाएगा आपका E का स्क्वायर, √ आपका हो जाएगा E का स्क्वायर, तो उसको क्या ले सकते हैं, E का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि E के स्क्वायर में से E बाहर हो जाएगा, ठीक है, E बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब आप E के स्क्वायर का √2 इस तरह से है, अब इसको बाहर करते तो E क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। जब E बाहर हो जाता है तो ऐसी स्थितियों में क्या कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन A/A कड़ी में 2 इनटू क्या हो सकता है, √2। क्यों, क्योंकि जो E का मान उसको रख सकते हैं, E का जो मान होता है √2 रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा आपका कितना, 2 √2 कर दीजिए और यहाँ पे Q हो जाएगा, A का स्क्वायर बटे के 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 कड़ी में 2 Q हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाता है। इसको क्या कर सकते हैं, ये जो मान आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है इनटू 2 √2 Q जो आया बटे A का स्क्वायर जो आया है, ये जो मान है यहाँ पर E के रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है। यही जो दिशा इसकी क्या होगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। धन 3.2 गुणित 10 की पावर -19 कूलम, -3.2 गुणित 10 की पावर -19 कूलम। इसमें आप देखें दो बिंदु आवश्यक दूसरे से 2.4 गुणित 10 की पावर -10 मीटर पे रखे गए हैं। यदि द्विध्रुव 4 गुणित 10 की पावर -5 वोल्ट मीटर की तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के साम्य स्थित अवस्था से 180 डिग्री घुमाने का कार्य है। कार्य क्या हो सकता है, यानी कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, अर्थात P की बात कर रहा है कि P का मान क्या हो सकता है, वैद्युत द्विध्रुव में P का मान क्या हो सकता है, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस प्रकार समझे कि ये वैद्युत द्विध्रुव होगा, ये इस पे क्या है +Q चार्ज, यानी कि इस तरह से आप समझें
प्लस क्यू चार्ज, ये क्या आपका है माइनस क्यू चार्ज है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात कर रहा है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को कैसे निकालें? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर से क्या पढ़ रखा है, ये फार्मूला क्या होता है आपका, P बराबर Q इंटू 2L। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच, द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी को मान लिया क्या 2L है, इसको D मान सकते हैं। तो यहाँ Q इंटू आपको क्या लिखना पड़ेगा, D लिखना पड़ेगा। 2L मान दिया तो 2L के बारे में बस लिखिए, करना कुछ नहीं है, बीच की दूरी को लिख देना है। तो Q का मान प्लस या माइनस में से कोई एक ही बात लिखना है, चार्ज नहीं लिखना है। 2.4 गुणित 10 की पावर मैंने 10 लिख दिया। इस प्रश्न में आप देखें, गुणा कर देंगे आप 3.2 का 2.4 में, 7.68 गुणित 10 की पावर माइनस 29 हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा को घुमाने में आवश्यक कार्य W बराबर क्या होता है, PE1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। W बराबर 7.68 गुणित 10 की पावर माइनस 29 है, और ये जो आपका E का मान है 4 गुणित 10 की पावर माइनस जो 5 है, उसको रख सकते हैं 1 माइनस कास 180 हो जाता है। 1 प्लस 1 हो जाता है, 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 का इसमें गुणा कर सकते हैं, तो 64 गुणा करने पर आपके ये मान आ जाएंगे। जब ये मान आएंगे, जैसे 29 में से 5 घट जाएगा, तो 29 में से 5 घटने पर आपका 24 आएगा, और ये मान लगभग 61.44 आ रहा है। अब 23 लिखना चाहते हैं तो 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे, यानी 1 का इस भाग हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू और गुणा करते मान घट जाएगा यहाँ पे। तो मान कितना होगा कृतकार्य का, 6.1444 गुणित 10 की पावर माइनस 23 जूल हो जाता है।